What's up, everyone? Welcome back to our beautiful such channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon, and share, comment, and like the videos. Let's begin. Hi everyone, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी और आप सबका वेलकम करता हूं हमारे आपके प्यारे से चैनल सेमिकॉन क्लासेस पर। दोस्तों, अभी हम लोग अपनी 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी एक लेक्चर नंबर 1 डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको पहले देखो। और दोस्तों, जितने भी लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देते हैं। और हम लोग मंथली क्या करते हैं, जितने भी हमारे टॉपिक के वीडियोस है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जितने भी लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं अब तक, तो वो एक पीडीएफ शेयर करते हैं जिसमें अपडेटेड लेक्चर्स होते हैं, यानी उनके नेम। तो यदि आप टेलीग्राम चैनल को अभी रिसेंटली ज्वाइन कर रहे हो तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारी वो मंथली पीडीएफ पोस्ट होती है जिसमें सारे लेक्चर्स का लिंक सीक्वेंस में दे रखा होता है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। तो गाइस, जल्दी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवाइए। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज क्लास का डिस्कशन। लेट्स बिगिन। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन पहले पढ़ी थी हमने ओरल कंसेप्ट में। और अभी हम बात करेंगे एक डेफिनेशन के साथ में। मैंने आपके सामने बोर्ड पे एक डेफिनेशन लिखी है, आप एक बार डेफिनेशन को रीड कर सकते हो। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली होती क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड as that branch of economics which studies the economic activities including economic problems and economic issues as a whole। टेक्निकली एक स्टेटमेंट है, हमारी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो हमारी इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जो है स्टडी करता है। अब वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में दो तरह की बातें आ सकती हैं, या तो वो इकोनॉमिक इश्यूज हो सकते हैं या वो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब देखो, जनरली हमारी इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इनमें ना हम मेजर लेवल पे दो सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। वैसे तो बहुत हैं, लेकिन आपके लेवल पर, मतलब 12th क्लास की नॉलेज पर, हम दो को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल पे मानते हैं। जिसमें से नंबर 1 जो इश्यू या प्रॉब्लम आता है, दैट इज इन कंट्रीज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कंट्रीज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी हमारे भारत का बेरोजगारी दर, कितने लोग बेरोजगार हैं। हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एग्रीगेट लेवल पे, वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीगेट लेवल। जैसे मैं आपको इस साल के इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बताऊं तो कुछ 9 पॉइंट समथिंग परसेंटेज लोग बेरोजगार हैं। तो बहुत ज्यादा होता है। हम लोग कितने हैं, इंडिया की जो पॉपुलेशन है टिल 2021-22 सेंसस, हम लोग अराउंड 140 करोड़ प्लस हैं। अब 140 करोड़ के आसपास की आबादी में अगर 9% के आसपास लोग अगर बेरोजगार हैं तो अराउंड अराउंड मान लो 13-14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। ये एक्चुअल डेटा नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ। अगर आप गूगल करोगे तो आपको अलग अलग न्यूज़पेपर का, अलग अलग इकोनॉमिक्स के अपने अलग अलग डेटाज मिलेंगे, बट मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे का डेटा बता रहा हूँ, राइट। तो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक का इश्यू, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बात होगी। दूसरी सबसे दिक्कत वाली चीज जिसके बलबूते कोई भी पॉलिटिशियन इलेक्शन जीत जाता है, एक बेरोजगारी दर होती है और एक होता है इन्फ्लेशन रेट। हम लोग ये मान के चलते हैं ना, महंगाई। पता है, जब भी इलेक्शंस होते हैं ना तो पॉलिटिशियंस के मेजर लेवल पे यही एजेंडाज होते हैं कि बेरोजगारी दर कम करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, है ना, दोनों चीजों को साथ में कम करेंगे। तो इसका मतलब वो एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं, एज अ एग्रीगेट, राइट। अच्छा, जैसे हमारे ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट हो गए। अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना अपने पास में दो प्रकार के बेटा जो होते हैं, दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। एक वेरिएबल हम लोग यहाँ मान के चलते हैं, दैट इज टू वेरिएबल्स होते हैं। वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। एक होता है हमारा आउटपुट और एक होता है हमारे प्राइजेस, ठीक है। एक होता है हमारा आउटपुट और एक होता है हमारा प्राइजेस। क्या मैंने बोला? एक होता है आउटपुट और एक होता है बच्चा प्राइजेस। तो यही दो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं
और इन दोनों वेरिएबल्स को अफेक्ट करने वाले जो पैरामीटर्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो दोस्तों नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स की मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, लेकिन आप मेरे साथ में कंसेप्ट समझिएगा। दो ही प्रकार के कंसेप्ट यहाँ पर होते हैं, एक होता है एग्रीगेट डिमांड और एक होता है एग्रीगेट सप्लाई। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीगेट डिमांड? क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी की टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है जो इंडिविजुअल्स बेसिकली करते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। मान लीजिए 2025 में लोगों ने एलपीजी गैस की कितनी डिमांड करी या पेट्रोल की कितनी डिमांड करी एग्रीगेट लेवल पे, ठीक है, तो पेट्रोल की टोटल डिमांड आ जाएगी, तो हमें कितना पेट्रोल चाहिए बाहरी कंट्रीज से। क्लियर? ऐसे उसी प्रकार होता है एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई होता है कि बाय यूजिंग आवर कंट्रीज इनपुट्स हमारी कंट्री कितना टोटल प्रोड्यूस कर रही है, राइट, कितना जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितना बेसिकली प्रोड्यूस कर रही है बाय यूजिंग ऑल द इनपुट्स, तो वो बेसिकली एग्रीगेट सप्लाई होता है। और हम लोग ये मान के चलते हैं कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमी में जो दो वेरिएबल्स होते हैं आउटपुट एंड प्राइसेस। देखो आउटपुट को मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ वाई से, प्राइस को डिनोट करता हूँ मैं पी से। ध्यान रखना आउटपुट इज डिनोटेड एज वाई, वाई वाई को आउटपुट कह रहे हैं अभी, वो पे उस पे मत जाना कि सर आउटपुट ओ से होना चाहिए था, नहीं, आउटपुट को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, प्राइस को हम पी से डिनोट कर रहे हैं। तो यदि आप कहते हो कि सर अगर हमें अपनी इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम वैल्यूज, इफ वी वांट टू सॉल्व द इक्विलिब्रियम वैल्यूज ऑफ आउटपुट एंड प्राइसेस, आउटपुट एंड प्राइसेस, अगर हमें आउटपुट और प्राइसेस चाहिए होता है तो हमें दोस्तों हम अपनी इकोनॉमी के एग्रीगेट डिमांड को एग्रीगेट सप्लाई के बराबर करना पड़ेगा। यानी जितने भी हम लोग अपनी इकोनॉमी में डिमांड कर रहे हैं और जितने भी हम लोग अपनी इकोनॉमी के अंदर सप्लाई कर रहे हैं उन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, तभी जाके मुझे इक्विलिब्रियम आउटपुट और इक्विलिब्रियम प्राइस मिलेगा। और ये सारी बातें कहाँ होंगी? दो ही जगह हो सकती है, या तो माइक्रो या मैक्रो, मैक्रो में होंगी। ये सारी प्रॉब्लम ही तो है। सो दीज आर दी प्रॉब्लम। अब पेपर में आ सकती है बात कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक इश्यूज एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सो आवर प्रॉब्लम इज टू डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइसेस। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड प्राइसेस कैसे निकाला जाता है दोस्तों? वो निकाला जाता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बराबर करके। देखो यही चीज ना आप आगे चल के थर्ड यूनिट में पढ़ोगे, ठीक है, आपके आगे चल के टॉपिक्स आएंगे जहाँ पे हम लोग इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, या आप कह सकते हो डिटरमिनेशन ऑफ आउटपुट या इनकम के बारे में पढ़ेंगे, वहां बहुत डिटेल में डिस्कस करोगे। लेकिन इस यूनिट में भी इन सब वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैंने आपको क्या बताया, तो मेनली आपको बेटा करना क्या है, आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और क्योंकि उन्होंने वहां पे इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करी है, तो वो ये दोनों टर्म एक बार बताओ, आप जरा कनेक्टिविटी करो। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो लोग, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? जो लोग बेरोजगार हैं या जिनके पास में काम नहीं है। अच्छा, जिनके पास में काम है, जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें क्या बोलोगे तुम? एम्प्लॉयमेंट। एम राइट हियर? जिन लोगों के पास काम है उन्हें क्या बोलोगे आप लोग? एम्प्लॉयड पीपल्स। वो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयड है, राइट। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट कैसे आप कह सकते हो? एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये हो जाता है कि एम्प्लॉयमेंट मतलब वो लोग जो इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो लोग जो इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कर रहे हैं, इकोनॉमी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जीडीपी का हिस्सा है। जैसे मैं हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं इकोनॉमी में अपनी सर्विस दे रहा हूँ। मान लो मैं कोई चीज, मैं समोसे बना रहा होता या मैं ब्रेड पकौड़े बना रहा होता, तो मैं फिर फिजिकल कमोडिटी बना के जो इकोनॉमी की जीडीपी में इंक्लूमेंट कर रहा होता। इसका मतलब मैं एम्प्लॉयड वर्कर होता। समझ में मेरी बात? तो इसका मतलब यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट बताने के लिए मुझे पहले एम्प्लॉयमेंट बताना पड़ेगा। और एम्प्लॉयमेंट जो होता है बेटा वो एग्रीगेट सप्लाई से कनेक्टेड है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब हो जाता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द इकोनॉमी बाय यूजिंग ऑल द इनपुट्स। और जो इनपुट्स होता है उसमें लेबर भी आती है, और लेबर मतलब एम्प्लॉयमेंट भी आता है। समझ में आई मेरी बात? लेबर मतलब एम्प्लॉयमेंट भी आता है। क्लियर है या नहीं मेरी बात आप लोगों को?
बढ़िया तरीके से। देखो, नॉलेज लेनी है हम लोगों को, नॉलेज। नॉलेज, जिसके पास नॉलेज हो गई, आज की डेट में मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं। और मैं बता देता हूँ, मेरे को खुद लगता है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे, जैसे बुक है तो बुक तक सीमित हैं। यदि पेपर में बुक के इधर उधर क्वेश्चन हो गया, मजाल है वो भी कोई वो आंसर कर पाए। यदि पेपर में उन्होंने टर्म पूछ लिया, एक बातें अलग पूछ ली, वो खुद पेपर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप एग्जाम में तभी अच्छा स्कोर कर सकते हो जब आप एक ऐसे टीचर से पढ़ रहे हो जिसको आपके टॉपिक की सारी सराउंडिंग्स के बारे में नॉलेज है। और आज भी ऐसे टीचर्स हैं जिनको सराउंडिंग्स पता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, या तो वो यूट्यूब पे नहीं है, वो सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाते हैं, या फिर आप लोग उन तक नहीं पहुंच पा रहे हो। ठीक है, तो बस वही गलती है, उसको सही करो। और हम भी कुछ उन सब गलतियों को सही करते हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, यूपीएससी, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वहां तक पढ़ा चुका हूं। मतलब अभी भी मैं वहां पे पढ़ाता हूँ। ठीक है, और सोचो मैं 11th क्लास को पढ़ा रहा हूँ। तो आया हुआ एक डिसेंट नॉलेज अबाउट द इकोनॉमिक्स। तो मैं आपकी 11th-12th की इकोनॉमिक्स में वो सब बातों का थोड़ा बहुत टेस्ट लेकर आऊंगा फॉर द नॉलेज पर्पस। और तुम देखो, जब तुम आगे जाओगे ना ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, मैं तो चाहता हूँ तुम इंडिया के इकोनॉमिक्स बनो। तो तुम देखना, तुम्हें ये सब बातें पढ़ने को मिलेगी, तब जाके तुम मुझे याद करोगे कि हाँ, एक सर थे समीर सर, उन्होंने ये सब बातें बताई थी। इतनी बात समझ में आ गई मेरी आप लोगों को? जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी में, बढ़िया तरीके से हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली अब हम जो बात करेंगे, दैट इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी आपके पेपर पॉइंट से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमें ना जो हमारे पास में यूनिट है या जो हमारा सिलेबस है, हमें इतनी बारीकी से सिलेबस को पढ़ना है कि सिंगल भी पॉइंट नहीं रहना चाहिए। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर भी दे रखा है, दैट इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के वैसे तो बहुत सारे स्कोप्स हैं। स्कोप का मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप कितना एक्सपेंड कर सकते हो, क्या क्या थ्योरीज वहां पे बेसिकली पढ़ सकते हो, या फिर क्या क्या थ्योरीज का वहां पे डिस्कशन होगा। लेकिन हम उन सारी थ्योरीज में से मात्र 6 थ्योरीज यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। और अगर आप इनमें से 3 से 4 भी थ्योरी पेपर में लिख के आ जाते हो, तो आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो, हमारा जो सबसे पहला स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है, दैट इज थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम। देखो, व्हाट इज नेशनल इनकम? अभी हम लोग अगले चैप्टर में, अगले अगले सेशंस में मैक्रो नेशनल इनकम के बारे में बात करेंगे। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को मेजर करने का सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है नेशनल इनकम। वो कंट्री, जैसे भारत की बात करता हूँ, इंडिया की बात करता हूँ, तो हाउ मच इंडिया अर्न एज एज एग्रीगेट लेवल, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स चल रहा है। ऑल्सो एट अ पर कैपिटल लेवल, जो हम लोग माइक्रो में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग एग्रीगेट लेवल पे कितना अर्न कर रहे हैं, और क्या क्या हमारे सोर्सेज सोर्सेज ऑफ इनकम है, या नेशनल इनकम को मेजर करने के क्या क्या मेथड अप्लाई हो सकते हैं। या तो आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज कर सकते हो, या आप इनकम मेथड यूज कर सकते हो, या आप आउटपुट मेथड भी यूज कर सकते हो। सो देयर आर मेनी मेथड्स, लिटरली 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, और आपकी क्या क्या सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकती है, या आप मान लीजिए जैसे नेशनल इनकम को 3 प्रकार से मेजर करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, खर्चों के बेसिस पे भी, प्रोडक्शन के बेसिस पे भी, और आपके मतलब प्रोडक्शन के और एक्सपेंडिचर्स के और इनकम के थ्रू भी आप नेशनल इनकम को काउंट कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसे हम आगे चलकर स्टडी करेंगे। दूसरा, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो, जो थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो एक्चुअली कनेक्टेड है थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारी इकोनॉमी में बेरोजगारी दर क्या है। यदि हम बेरोजगारी दर को पता करना चाहते हैं, तो हम पहले पता करेंगे हमारी इकोनॉमी में रोजगार कितने हैं। देखो, तभी तो हम लोग बेरोजगारों को काम दे पाएंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जो हम इसके अंदर अब आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे भारत में एक थ्योरी, भारत में एक जो है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट से लेकर एक पॉलिसी है, एक कानून है, मनरेगा। आपने शायद सुना होगा मनरेगा, शायद आपने 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। मनरेगा मतलब जो आदमी बेरोजगार है, सरकार उसे 100 दिनों तक, 100 डेज तक
एम्प्लॉयमेंट यानी अपने यहाँ पे काम देती है, जैसे डैम बनवा लेती है, रोड बनवा लेती है, कंस्ट्रक्शन में लगवा लेती है। 100 दिन तक वो काम देगी, अगर काम नहीं है तो 100 दिन तक का वेजेस देगी, मतलब इनकम देगी पर डे की वेज के हिसाब से। तो ये इसी के थ्रू तो हुआ ही है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में हम ये तो चीजें पढ़ेंगे कि किस प्रकार, और भारत में बहुत सारी पॉलिसीज बनती हैं, ये सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। हमारे सिलेबस में नहीं सारी थ्योरीज बड़ी होती हैं। उसके बाद में थ्योरी ऑफ मनी, देखो जो थ्योरी ऑफ मनी है ना दोस्तों, ये कंट्री के एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे हमारी इकोनॉमी में डिमांड फॉर मनी क्या है, सप्लाई ऑफ मनी क्या है। जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे पैसे चाहिए खर्चे के लिए, अब मेरा खर्चा कितना होगा, जनरली थोड़ा बहुत खर्चा होगा सरवाइव करने के लिए। एक आदमी को मैं जानता हूँ, वो मुझे नहीं जानता, मैं उसे जानता हूँ, आप भी लोग जानते हो, मुकेश अंबानी, उसका खर्चा कितना होगा और उसकी डिमांड फॉर मनी क्या होगी, समझ रहे हो। डिमांड फॉर मनी खर्चों के लिए, अभी उसके बच्चों की शादी हुई है ना, ये अभी तीसरी की शादी चल रही, तीसरे की कितने खर्चे हो रहे हैं, रिहाना आ रही है और पता नहीं कौन कौन बुला रहे हैं, जो है मतलब हजारों करोड़ की शादियां हो रही हैं, तो उसकी डिमांड फॉर मनी कितनी है, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली उसकी सप्लाई ऑफ मनी कौन कैसे कर रहा होगा उसको, सेंट्रल बैंक। तो जो थ्योरी ऑफ मनी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में, और साथ में ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कोप है। उसके बाद में दोस्तों जनरल प्राइस लेवल, देखो हमने टाइम के साथ साथ अपनी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन चेक करना चाहते हैं। हमारी इकोनॉमी का इन्फ्लेशन क्या है और हमारी इकोनॉमी का डिफ्लेशन क्या है, ये बहुत जरूरी है। डिफ्लेशन तो ऐसा कभी होता नहीं है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन होता रहता है, बट इसको जज करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल निकालना, और जनरल प्राइस लेवल जो बेटा सॉर्ट आउट होता है वो बेसिकली होता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के इक्विलिब्रियम से, जो कि मैंने अभी भी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी। उसके बाद में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी कंट्री ग्रो कैसे कर रही है। जैसे हमारी, आपको मैं बता देता हूँ, 2021 और 22 की जो इंडिया की ग्रोथ थी वो आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ थी, ठीक है। और इवन 2008 के बाद, ये सारी डिटेल्स हैं, मैं जनरली डेटा आपके साथ यूज कर रहा हूँ, 2008 के बाद 2008 के बाद की 2021-22 में इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ करी थी। वो क्या था, इंडिया का ग्रोथ रेट। हम ये जानना चाहते हैं कि इंडिया किस प्रकार ग्रो करेगा या कोई भी कंट्री किस प्रकार ग्रो करेगी, क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो उसको ग्रोथ में सपोर्ट करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दोस्तों हम लोग इंटरेस्टेड होते हैं ये जानने के लिए कि हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट किस प्रकार का है, या फिर डॉलर का प्राइस क्या है। आज की डेट में डॉलर 83 रुपीज है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा बहुत वेरी कर जाए, बट मैं तब की बात करूं जब ये आप वीडियो देख रहे हो, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब की डेट की बात कर रहा हूँ। रुपीज 83 पर $1, $1 83 का है। समझ में आई मेरी बात। तो एक्सचेंज रेट कैसा है, या इंटरनेशनल लेवल का बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब समझ गए, हमारा दूसरी कंट्री के साथ रिश्ता पैसों में किस प्रकार है। ये सब कुछ जानने के लिए हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी का भी डिस्कशन करते हैं। तो दीज आर दी टॉपिक जो हम अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली स्टडी करते हैं। और सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे और भी हैं हमारा। इसके इसके अलावा आपका एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी हो जाता है, पब्लिक इकोनॉमिक्स भी हो जाता है, वो भी एग्रीगेट लेवल पे होता है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट आपका इंडियन इकोनॉमी भी हो जाता है, वो भी एग्रीगेट लेवल पे होता है। टैक्सेशन थ्योरी हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सी थ्योरीज हो सकती है, बट मेजर लेवल पे आप ये सिर्फ 6 याद रखिएगा। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करा है, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक जरूर कर दिएगा, शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और टेलीग्राम चैनल को भी दोस्तों जो है ज्वाइन कर लेना। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं वहां पे आपके लिए पोस्ट किया करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।